मेरे प्यारे बच्चों, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं विलियम ई ग्लैडस्टोन के एक बहुत ही छोटे से और बहुत ही प्यारे से कोट के साथ। विलियम ई ग्लैडस्टोन क्या कहते हैं? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। बहुत ही इसका डीप मीनिंग है। क्या मीनिंग है बेसिकली? देखो, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे कि जस्टिस, अगर जो न्याय होता है हमें अगर टाइमली ना मिले, जो न्याय होता है अगर हमें टाइमली ना मिले तो क्या उसकी वैल्यू रहती है हमारी लाइफ में? अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में इसको देखें, एग्जाम्पल लें निर्भया केस का। जो निर्भया जो कांड हुआ था, रेप केस हुआ था दिल्ली के अंदर, वो हुआ था 2012 में। ठीक है, इसका जो जजमेंट आया वो आया 8 साल बाद। 8 साल बाद आया 2020 के अंदर। जो इसके कल्प्रिट थे, जो दोषी थे, उनको फांसी हुई। तो ये जो 8 सालों का जो लंबा इंतज़ार करना पड़ा, जो निर्भया के घर वाले थे उनको जो 8 साल का लंबा इंतज़ार करना पड़ा, उनके लिए क्या ये जस्टिस की वैल्यू रहेगी? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। निर्भया कांड की बात कीजिए, इसके बाद एक और केस होता है, एक भागलपुर का केस था। ठीक है, भागलपुर बिल्डिंग कोलैप्स का केस था। उसमें 10 से 12 साल लग गए जो विक्टिम्स थे उनको न्याय मिलने के अंदर। भागलपुर के बाद एक और, जैसे सिख रियॉट का केस था। ठीक है, सिख रियॉट में तो अभी भी जो विक्टिम्स थे उनको अभी तक न्याय नहीं मिला है, वो अभी भी कोर्ट के दरवाजे खटखटाते रहते हैं। तो इन्हें कभी न्याय अगर मिल भी गया तो वो जो न्याय होगा, क्या वो एक्चुअल में जस्टिस होगा? यही जो कोट है विलियम ई ग्लैडस्टोन का बोलना चाहता है कि जस्टिस डिले का मतलब है जस्टिस डिनाई, कि नहीं मिला जस्टिस। अगर जस्टिस जो हमें न्याय मिलना है आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद मिले, जो कि इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया में कोर्ट की पेंडेंसीज बहुत ज़्यादा है, बहुत ऑब्वियस सी बात है कि हो सकता है इंडिया में, तो क्या ये एक्चुअल में जस्टिस रहेगा? तो यही कुछ मतलब है विलियम ई ग्लैडस्टोन के कोट का। और हमारा जो आज का हमारा जो एडिटोरियल डिस्कशन है बुलडोज़र जस्टिस के ऊपर है। तो यहाँ पे भी ये जो कोट है ये अप्लाई होता है। तो इस बुलडोजर जस्टिस को, इसको हम थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करेंगे। और जिसको नहीं पता, जिन हमारे बच्चों को नहीं पता कि एक्चुअल में, वैसे तो मैं नहीं समझता कि पूरी इंडिया में कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको ये टर्म नहीं पता होगा, बुलडोजर जस्टिस। लेकिन जिसको नहीं पता बुलडोजर जस्टिस क्या है, उसको मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में बेसिकली क्या हो रहा है कि जो लोग कल्प्रिट होते हैं, जो दोषी होते हैं, एक्यूज्ड होते हैं, दोषी भी नहीं, कोर्ट ने दोषी उनको नहीं ठहराया है, वो एक्यूज्ड है, उन पे सिर्फ ब्लेम लगा है कि उन्होंने XYZ कुछ भी जो गुनाह है वो किया है। तो बस इस ब्लेम के बिना पे ही वहाँ की जो गवर्नमेंट है, स्पेशली म्यूनसिपालिटी, वो क्या करती है, उनके घर को तोड़ देती है। तो इसी को क्या कह रहे हैं, इसी को कहते हैं बुलडोजर जस्टिस, क्योंकि बुलडोजर से जो बुलडोजर से वो तोड़ती है, उसको डेमोलिश करती है। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं बुलडोजर जस्टिस क्या है, बहुत ही क्विक जस्टिस है। बहुत ही क्विक जस्टिस है। जो हमारे सीएपीएफ के बच्चे जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो आज का सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बुलडोजर जस्टिस का, क्योंकि बहुत ही ऑब्वियस चीज़ है कि भाई पूछ सकते हैं तुमसे कि तुम्हारी क्या ओपिनियन है। और आर्ग्यूमेंट राइटिंग में भी ये जो बुलडोजर जस्टिस है, इसका टॉपिक आपको 2025 के पेपर में देखने को मिल सकता है। तो दोनों ही बच्चों के लिए आज का जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुनना ध्यान से। ठीक है, तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने अभी रूलिंग दी है बुलडोजर राज के खिलाफ। उन्होंने बेसिकली ये जो प्रैक्टिस चल रही है घरों को गिराने की, इसके अगेंस्ट में बेसिकली एक रूलिंग दी है। और यहाँ पे इस रूलिंग में अभी क्या रूलिंग है, हम इसको अच्छे से देखेंगे। तो इस रूलिंग में बेसिकली हाईलाइट करा है, जजमेंट में इसमें हाईलाइट करा है क्या, कि भाई ये जो चीज़ हो रही है, ठीक है, जो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट बोलिए या म्यूनसिपैलिटीज़ बोलिए, ये जो घरों को गिरा रही है लोगों के, ये एक्चुअल में जो रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। आपको पता है कि जो रूल ऑफ लॉ है हमारे किस में आता है, बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। ठीक है, तो जो रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, इसको कहीं ना कहीं वियोलेट करती है। सेपरेशन ऑफ पावर को वियोलेट करती है। कैसे सेपरेशन ऑफ पावर को वियोलेट करती है? देखो, एग्जीक्यूटिव, गवर्नमेंट क्या है, एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव अब जुडिशरी का रोल प्ले कर रहे हैं, तो ये क्या चीज़ है, ये सेपरेशन ऑफ पावर का हनन है। ठीक है, इसका वियोलेशन है। उसके बाद ये जो कंडेम्ड करा है एग्जीक्यूटिव, जैसे जजेस की तरह बिहेव कर रही है, जूरी की तरह और एग्जीक्यूशनर की तरह। यही जो हमने अभी डिस्कस करा, एग्जीक्यूटिव क्या कर रही है, अब जुडिशरी की तरह बिहेव कर रही है, कि वो जजमेंट दे रही है, वो न्याय कर रही है। न्याय करना तो वही जजेस का काम है, कोर्ट का काम है, लेकिन यहाँ पे तो गवर्नमेंट न्याय कर रही है, और वो भी बहुत क्विक न्याय कर रही है बुलडोजर जस्टिस के द्वारा।
यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। अब जो कोर्ट है उसने गाइडलाइन इशू करी है, ये सारी चीज़ अभी देखेंगे। जब जस्ट एक ब्रीफ है कि कोर्ट ने इस जो डेमोलिशन हो रहा है इसको कैसे देखा है, क्या क्या बोला है और क्या गाइडलाइन इशू करी है। गाइडलाइन में बेसिकली इंश्योर करा है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ जो लॉ है, जो न्यायपूर्ण तरीका होता है, उसको फॉलो किया जाए। मैंडेटरी कुछ नोटिस होंगे वो देने पड़ेंगे जो गवर्नमेंट अगर ऐसा कुछ होती है। पर्सनल हियरिंग को अलाउ करा है गाइडलाइन में, और राइट टू अपील में जिसका घर गिरेगा उसको राइट टू अपील देने की अनुमति दी है। ठीक है, तो पहले गाइडलाइंस देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे से ज़्यादा से अच्छे समझ पाएंगे। देखो गाइडलाइन बेसिकली क्या दी है कोर्ट ने क्या बोला है। कोर्ट ने बोला है कि ड्यू प्रोसेस अब लागू होगी। कैसे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इंप्लीमेंट करेंगे कि जिसका घर गिरेगा, ठीक है, जो म्यूनसिपैलिटी है वो क्या करेगी, जिसका घर गिराएगी उसको एक नोटिस मैंडेटरी है कि भाई उसको एक नोटिस देना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि बुलडोजर लेके पहुंच गए और बुलडोजर से घर गिरा दिया। 15 दिन से पहले, एटलीस्ट 15 दिन से पहले उसको एक नोटिस देना पड़ेगा, ये मैंडेटोरी है। ठीक है, इसके बाद उसको एक पर्सनल हियरिंग का मौका दिया जाएगा जिसका घर गिरना होगा, और वो चाहे तो 15 दिन की विंडो के अंदर अपील भी कर सकता है। अगर पर्सनल हियरिंग में नहीं मानती गवर्नमेंट, म्यूनसिपैलिटी कि भाई इसका घर गिराएंगे, तो उस पर एक अपील का भी एक मौका रहेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई है। और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी मेजर्स भी करे हैं कि जो कोर्ट है उसने बोला है साफ साफ कि बैक डेट में नोटिस मत इशू कर देना, क्योंकि जो गवर्नमेंट है क्या कर सकती है भाई, कर सकती है अब घर गिरा रही है, जो एक्यूज्ड है बच्चा, जो हमारा एक्यूज्ड है उसका घर गिरा रही है डायरेक्टली म्यूनसिपैलिटी, नहीं सोच रही कि भाई उसके घर के अंदर उसके बच्चे भी होंगे, उसकी फैमिली भी होगी। एक्यूज तो ये इंडिविजुअल है, इसकी फैमिली थोड़ा ना एक्यूज्ड है, इसका घर क्यों गिरा रही है। तो हमारे कोर्ट ने बोला है कि बैक डेट में नोटिस नहीं इशू होंगे, और यहाँ पे बोला है कि भाई जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। जस्टिफिकेशन किस चीज़ का देना पड़ेगा कि तुम किसी का घर गिरा रहे हो, क्या उसका अल्टरनेटिव नहीं है, अल्टरनेटिव भी तो होना चाहिए। तो क्या ये जो अल्टरनेटिव है ये काम नहीं कर रहे, ये सारी चीज़ें जो हैं रिटर्न में बताना पड़ेगा कोर्ट को कि क्यों ये जो बिल्कुल जो लास्ट वाला मेजर्स है, डेमोलिशन, घर गिराना, किसी का घर बर्बाद करना, एक तरह से घर से बेघर करना, वही लास्ट जो रिजॉर्ट है वही क्यों तुम ले रहे हो, क्या इसके अल्टरनेटिव नहीं है, ये सारी चीज़। और अकाउंटेबिलिटी इसमें जो म्यूनसिपल ऑफिसर है उनकी रखी गई है, पर्सनल लायबिलिटी कि अगर इलीगली कुछ हो जाता है तो जो गिराएगा वो लायबल होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं गाइडलाइन में इशू की गई है कोर्ट ने। लेकिन हमारे एडिटोरियल के अंदर जो हमारे राइटर हैं गौतम भाटिया जी, इन्होंने, बहुत ही अच्छे जज हैं, बहुत पहले से एडिटोरियल लिख रहे हैं, इन्होंने कुछ क्वेश्चंस रेज करे हैं। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। क्या क्या क्वेश्चंस हैं इनको हम समझेंगे। देखो एक क्वेश्चन देखो बच्चों, आप भी रेज कर सकते हो, आपको भी क्वेश्चंस रेज करना चाहिए। क्या कि सर ये जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आप बता रहे हैं कि हमारा भाई ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, तो कोर्ट को क्या दिखाई नहीं दे रहा है, या ये जो कैसे खुल्लम खुल्ला ये जो वियोलेट कर रही है हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को, जो गवर्नमेंट है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को क्यों फॉलो नहीं करी, कैसे खुल्लम खुल्ला ऐसे कर सकती है कि सेपरेशन ऑफ पावर को कैसे खुल्लम खुल्ला वियोलेट कर सकती है। हम तो डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या चीज़ हो रही है, ठीक है, इसको अच्छे से समझेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है। ये पूरा जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, लोग की कॉन्स्टिट्यूशन पे ही हमला है, लेकिन ये इनडायरेक्ट हमला है, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट हमला है। कैसे इनडायरेक्ट है इसको हम समझेंगे अभी, क्योंकि देखो कि जो हमारा एसेंस है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये तो सारी चीज़ उसके अगेंस्ट जा रही है। ये जो जजमेंट है, जजमेंट से पहले ही तुमने क्या करा कि जो एक्यूज्ड है, जो दोषी है, आरोपी है, उसका तुमने घर ही गिरा दिया, उसको एकदम से दंड दे दिया, उसका दंड, उसका जो गुनाह है उसको साबित होने से पहले। तो ये क्या है, नेचुरल जो जस्टिस होता है कि जब तक आपका गुनाह साबित नहीं होता तब तक आप कौन होते हो, बेगुनाह होते हो। लेकिन यहाँ पे तो आपका जैसे ही आप पे दोष लगा वैसे ही आपको सजा दे दी गई, कोई आपकी सुनवाई नहीं, कुछ नहीं। तो ये क्या है, नेचुरल जस्टिस के एकदम अगेंस्ट है। तो ये सारी चीज़ें हो कैसे रही हैं इंडिया में, ठीक है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, सही है गलत है वो अलग चीज़ है, ये हो कैसे रही है। देखो यहाँ पे जो एडिटोरियल हमारे राइटर हैं उन्होंने क्वेश्चन क्या उठाया है कि जुडिशियल एक्शन में इतना डिले क्यों, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं ये 3 साल से हो रही हैं। हमने अभी कोर्ट भी देखा विलियम जी का कि उन्होंने बोला जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। कह रहा, अब यहाँ पे भाटिया जी बोलते हैं, हमारे जो राइटर हैं वो बोलते हैं कि
3 साल से ये चीज़ें हो रही हैं। कोर्ट ने अब जाके कहीं ना कहीं एक गाइडलाइन दी है, बहुत ही अच्छी गाइडलाइन दी है, उसका सपोर्ट करा है, समर्थन करा है। लेकिन ये भी क्वेश्चन उठाया कि जिनके साथ हो चुका है, जो पास्ट विक्टिम है, उनका क्या होगा। उनको ना तो कोई कंपनसेशन के लिए बोला है, ना कोई उनका कैसे रिड्रेस करेंगे, वो सारी चीज़ें वो अभी भी अनआंसर्ड है, क्वेश्चन है। ठीक है, ये अभी भी नहीं पता कि जो जिनके साथ हो चुकी हैं चीज़ें उनका क्या होगा। ठीक है, जो अब आने वाला है उनके लिए सारे प्रोसीजर हैं, लेकिन जो हो चुका है जिसके साथ, उसका क्या। कुछ इसका कोई आंसर नहीं है गाइडलाइन में। नेक्स्ट यहाँ पे बताया है कि जो स्टेट है उसका ड्यूअल फेस यहाँ पे देखने को मिला है। ये चीज़ समझना मेरे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो सीएपीएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं, कि कैसे ये सारी चीज़ हो रही है। जैसे हमने अभी यहाँ पे क्वेश्चंस उठाए कितने सारे, कि ये सारी चीज़ें हो कैसे रही है। देखो, हो ऐसे रही है कि यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, ड्यूअल फेस दिख रहा है स्टेट का। कैसे, देखो, एक तरफ यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो वहाँ के लोकल एमएलएज हैं, ठीक है, वो जो लोकल वहाँ के पॉलिटिकल पार्टी वाले हैं, जैसे ही डेमोलिशन होता है वो वहाँ पे जाके अपना डंका पीटते हैं कि ये देखो हमारी सरकार ने क्या कर दिया, कि ये दोषी था, इसको तुरंत सजा दे दी। वो किसी भी चीज़ में यहाँ पे बताया भी गया है कि जैसे अगर गवर्नमेंट के खिलाफ कोई धरना, जैसे एनआरसी के जो खिलाफ जो बोल रहे हैं लोग, उनके बेसिकली घर गिराए जा रहे हैं, या जो रेप के एक्यूज्ड हैं उनके घर गिराए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जब वो बुलडोजर से घर गिराए जाते हैं, तो जो वहाँ के लोकल पॉलिटिकल पार्टी वाले हैं वो जाते हैं वहाँ पे और अपना डंका पीटते हैं कि देखो हमारी गवर्नमेंट ने तुरंत इनको जस्टिस दे दिया। ठीक है, लेकिन जब कोर्ट पूछती है कि ये क्या चीज़ हो रहा है, तो म्यूनसिपैलिटी सामने आ जाती है। म्यूनसिपैलिटी क्या बोलती है कि भाई ये जो घर थे ये इलीगली कंस्ट्रक्टेड थे, ये गवर्नमेंट के लैंड पे कंस्ट्रक्ट किए गए थे, तो ये अनाधिकारित एनक्रोच्ड एरिया में थे, इसलिए इनके घर गिराए गए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ड्यूअल फेस देखने को मिल रहा है, और ऐसे ये जो प्रैक्टिस है अभी तक चल रही थी। समझ आया मेरे बच्चों को कि भाई हो कैसे रहा था ये सारी चीज़ें, कि खुल्लम खुल्ला गवर्नमेंट नहीं कर रही थी। खुल्लम खुल्ला क्या कर रही थी कि म्यूनसिपालिटी आई, वहाँ पे घर गिराया, लोकल पॉलिटिशियन आए, बोला कि देखो हमारी गवर्नमेंट ने तुरंत न्याय दे दिया। लेकिन जैसे ही ऊपर से कोर्ट का कुछ आया, वहाँ पे कोर्ट में म्यूनसिपालिटी बोलती है कि इनका जो घर था वो एनक्रोच्ड एरिया में था, अनाधिकृत घर था उनका। अब यहाँ पे कोर्ट में ये देखो, जो हमारे राइटर हैं उन्होंने खुद ही बताया कि जो मटेरियल रियलिटीज़ हैं कहीं ना कहीं कोर्ट ने जानते हुए भी उसको ओमिट किया है। कैसे, देखो यहाँ पे बताया कि जो हमारा जजमेंट है उसने एक्नॉलेज किया है कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मिसयूज़ हुआ है इस चीज़ का। किसका, जो अभी मैंने आपको बताया कि म्यूनसिपालिटी बोल रही है एनक्रोच्ड एरिया में। कैसे, कि देखो एक का घर गिरा दिया, किसी एक का घर गिरा दिया, लेकिन उसके बगल में भी तो घर है। वो घर नहीं गिराया, सिर्फ उसी का घर गिराया है जिसपे कुछ ना कुछ केस चल रहा है, या तो ये एक्यूज्ड है किसी चीज़ में, या इसने एनआरसी में धरना दिया है। मतलब ये क्या है, सेलेक्टिव चीज़ें हो रही हैं, सेलेक्टिव पनिशमेंट मिल रही है, सेलेक्टिव डेमोलिशंस हो रहे हैं और कलेक्टिव पनिशमेंट मिल रही है। तो कोर्ट कहीं ना कहीं इस चीज़ को कोर्ट ने एड्रेस नहीं किया, ये यहाँ पे राइटर ने बताया। और बहुत ही सही चीज़ बोली है, बहुत ही सही चीज़ पॉइंट आउट करी है कि भाई एक का घर तुम गिरा रहे हो तो दूसरे का घर भी तो अनाधिकृत होना चाहिए, उसके बगल वाले का, उसका क्यों नहीं गिर रहा। अगर अनाधिकृत घर है तो पूरी तो ये कॉलोनी साफ करो, सिर्फ एक का घर क्यों। लेकिन जजमेंट में इस चीज़ को एड्रेस नहीं किया गया। चलो, अब यहाँ पे लास्ट में हमारे जो राइटर हैं उन्होंने कंसर्न और कुछ लिमिटेशंस बताए हैं। क्या बताया है, देखो सारी चीज़ किस पे डिपेंड करती है, कोई भी जजमेंट आ जाए, सारी चीज़ डिपेंड करती है कि वो इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है। यही चीज़ यहाँ पे बोली है कि इफेक्टिवनेस डिपेंड करता है कि कैसे ये जो सारी चीज़ें हैं, गाइडलाइन है, फॉलोअप्स हैं, ये इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। इम्प्लीमेंट हो रहा है तो जो हमारा कोर्ट है वो नेक्स्ट में जजमेंट जो देगा उसमें फॉलोअप लेगा कुछ महीनों बाद कि ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट हो रही है ऑन द ग्राउंड या नहीं, उस पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट यहाँ पे चीज़ बताइए कि जो हमारा कोर्ट है उसने मतलब चुनिंदा लोगों को छोड़ दिया है। कैसे, देखो यहाँ पे कोर्ट ने अपने जजमेंट में इनका जिक्र ही नहीं किया कि पब्लिक लैंड पे जो स्लम और इनफॉर्मल सेटलमेंट्स है उनका तो कुछ जिक्र ही नहीं था, कि इन पे तो वो जो पिटीशन वाला राइट है, अपील वाला राइट है, 15 दिनों का नोटिस वाला, ये तो है ही नहीं। तो इनको तो कहीं ना कहीं जो स्टेट की जो ये जो पावर है उसके सामने इनको अनशैटर्ड छोड़ दिया, कि उनको एकदम वैसे छोड़ दिया कि अब ये उनके ही उस पर सारी चीज़ निर्भर करेगी। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई है कि इनको भी इंक्लूड करना चाहिए था, जो पब्लिक लैंड्स पे स्लम वगैरह हैं, झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, उनको भी इंक्लूड करना चाहिए था, क्योंकि
उसके अंदर भी जो लोग रह रहे हैं उनको भी टारगेट कर सकती है गवर्नमेंट, ये यहाँ पे बताया गया है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई है। आई होप आपको जो है ये बुलडोजर जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है कि ये हो कैसे रहा है, ठीक है, वो सारी चीज़ समझ आई हो, क्योंकि यहाँ पे ड्यूअल फेस है गवर्नमेंट का। यहाँ पे ड्यूअल फेस है, एक तरफ म्यूनसिपालिटी है और एक तरफ लोकल पॉलिटिशियंस है। पॉलिटिशियंस कहते हैं, देखो हमने कह रहा म्यूनसिपालिटी बोलती है कि ये क्या है, ये तो अनाधिकृत घर थे। इस चीज़ की वजह से ये सारी चीज़ हो रही है। जो गाइडलाइन आई है इसकी इफेक्टिवनेस कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ ना कुछ इस गाइडलाइंस में भी कमियां हैं जो हमने अभी डिस्कस करी। तो आई होप आपको जो है सारा ओवरऑल जो है इसका डायमेंशन पता चल गए होंगे, और आपके लिए ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। देखो नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ जाने से पहले मैं बता दूं कि जो बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है राइटिंग में, क्योंकि कुछ बच्चे मेरे को मैसेज करके बोल रहे हैं कि सर कैन आई टॉक विद यू, मतलब अगर बात, देखो सब बच्चों से तो मैं बात कर नहीं सकता, तो आपको क्या करना है बेसिकली मेरे को टेक्स्ट कर दो कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। देखो अगर लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि कई बच्चे जो है उनका टेक्निकल बैकग्राउंड है, ठीक, टेक्निकल बैकग्राउंड के बाद वो सीएपीएफ में जाना चाहते हैं। अब उनको जब लिखाई में प्रॉब्लम आ रही है कि उनके थॉट्स वगैरह क्लियर नहीं है, तो उनको क्या करना है, सिंपल टॉपिक लो एकदम, इतने कॉम्प्लेक्स टॉपिक मत लो, सिंपल टॉपिक लो। वुमेन एम्पावरमेंट में सिंपल वुमेन एम्पावरमेंट पे लिख के देखो, सिंपल एजुकेशन पे लिख के देखो, देखो क्या चीज़ें आ रही है तुम्हारे माइंड में। जो पढ़ा है उसको रिकलेक्ट करने की कोशिश करो, कनेक्ट करने की कोशिश करो, इसी में नए नए डायमेंशन दिखाने की कोशिश करो। धीरे धीरे जब ये चीज़ करोगे तो जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक जब आएंगे तुम्हारे पास तो तुम उसको भी लिख पाओगे। स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, सिंपल से। अब देखो ये भी नहीं लिख पा रहे तो तुम क्या करो, आज एक पेज अपने बारे में लिखो, ठीक है, लेकिन राइटिंग स्टार्ट करो। जब तुम्हारा पेन चलेगा तभी तुम्हारे थॉट्स आएंगे, ठीक है। अपने बारे में लिखना स्टार्ट करो, 1-2 दिन अपने बारे में लिखो, फिर टॉपिक पे मूव कर जाओ, ठीक है। ये तरीका है बेसिकली, मेरे गुरु ने भी मेरे को यही बताया था और मैं भी आपको यही बता रहा हूँ, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। इंडिया और नाइजीरिया के ऊपर आर्टिकल है, और ये आर्टिकल बेसिकली क्या है कि अभी हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो नाइजीरिया की विजिट पे हैं, ठीक है। नाइजीरिया के साथ हमारे रिलेशन क्या इंपॉर्टेंस है वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं विजिट पे हैं, उन्होंने हाईलाइट करा है इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नाइजीरिया के साथ को, और फोकस एरिया कौन कौन से हैं इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। डिफेंस, एनर्जी और ट्रेड, 3 फोकस एरिया हमारे, डिफेंस, एनर्जी और ट्रेड। इसका हम मैप भी देखेंगे आज कि भाई नाइजीरिया की अगल बगल की कौन सी कंट्री है, लैंड लॉक है या नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आपके सीएपीएफ में पूछते हैं, ठीक है। लैंड लॉक कंट्री है या नहीं, ओशन किससे मिलता है किससे नहीं मिलता, वो सारी चीज़ें एक बार मैप देख लेंगे इसका, और उसके बाद हम चलेंगे। तो हमारे जो मोदी जी हैं वो किससे मिले, वहाँ के प्रेसिडेंट क्या नाम है, बोला अहमद तिनाबू, इनका थोड़ा सा नाम याद रख लेना, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है, आता भी है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे अब समझते हैं कि नाइजीरिया की इंपॉर्टेंस क्या है। देखो नाइजीरिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, उनकी हमारी जो रिलेशंस थे नाइजीरिया के साथ वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो चुके हैं 2007 में ही। वहाँ की अगर इंपॉर्टेंस देखिए तो हमारे यहाँ से 200 कंपनियाँ वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वो भी 27 बिलियन। नाइजीरिया मतलब नाइजीरिया में एम्प्लॉयमेंट हम बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करा रहे हैं। हमारे जो लोग हैं वहाँ पे 60,000 से ज़्यादा रह रहे हैं। मेजर सप्लाई, देखो ये चीज़ है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसी पे हाईलाइट करना चाहता हूँ मैं आपका ध्यान कि नाइजीरिया की इंपॉर्टेंस हमारे लिए है हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को लेके। एनर्जी सिक्योरिटी को लेके नाइजीरिया की इंपॉर्टेंस है, इसीलिए जो हमारे रिलेशंस है उसको हमने एलिवेट करके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के वहाँ पे लेके आए। और बाकी क्या क्या चीज़ें हैं, देखो टेररिज्म हो गया, पायरेसी हो गया, सेपरेटिज्म हो गया, ड्रग ट्रैफिकिंग, इन सब से निपटने के लिए भी नाइजीरिया की इंपॉर्टेंस है। और जो दोनों नेशन है वो यूएनएससी रिफॉर्म को लेके एक साथ आवाज़ उठाते हैं और दोनों ही परमानेंट जो रिप्रेजेंटेशन है उसके लिए क्लेम करते हैं, एडवोकेट करते हैं, ठीक है। और जो ग्लोबल साउथ की प्रायोरिटीज़ हैं इन सब में इन दोनों की इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं हमारी किसके अंदर, नाइजीरिया को लेके। अब स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो अफ्रीका का एक रीज़न है, स्ट्रेटेजिक कंपटीशन बढ़ रहा है, आप सभी को पता है। नाइजीरिया के अंदर क्या हो रहा है कि हमारे जितने भी ग्लोबल पावर हैं वो अफ्रीका को लेके, क्योंकि अफ्रीका में क्या है, अनटैप्ड रिसोर्सेज हैं। नाइजीरिया में देखा हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इस पे डिपेंड है, तो यहाँ पे क्या है, अनटैप्ड रिसोर्सेज हैं और उसकी इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा है। और ग्लोबल पावर भी उसी के पीछे है, यूएस हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया और यूरोपियन नेशंस हो गए। आपको पता होगा ये यूएस वगैरह हो गया और चाइना है,
ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है किसके अंदर, अफ्रीका के अंदर। भाई क्यों कर रहा है, क्यों अपने पैसे बर्बाद कर रहा है वहां पे, क्योंकि वहां से उसे रिसोर्सेज मिलेंगे। और जैसे नाइजीरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, वैसे ही वहाँ पे बहुत ज़्यादा अनटैप्ड रिसोर्सेज हैं। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। आई होप आपको थोड़ी सी चीज़ समझ आ गई होगी नाइजीरिया का इंपॉर्टेंस क्या है। अब इसका थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। देखो आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। कल किसी बच्चे ने भी बिल्कुल आंसर नहीं करा, भले ही कल संडे था, लेकिन तुम्हें आंसर करना चाहिए था, तुमने देख लिया आंसर नहीं करा। देखो अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये आंसर करो, बहुत ही इजी है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे नाइजीरिया की स्ट्रेटेजिक पोजीशन को देखेंगे। नाइजीरिया के अगल बगल में कौन कौन सी कंट्री है। ठीक है, साथ साथ ये चीज़ देख लेनी चाहिए। देखो ये जो है लैंडलॉक कंट्री नहीं है, नाइजीरिया जो है लैंडलॉक कंट्री नहीं है। क्यों नहीं है, देखो ये देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये इक्वेटोरियल गिना, यहाँ से ये यहाँ पे मिल रही है। ये कौन सा सी है, ये है हमारा ये एस शेप वाला अटलांटिक सी। ठीक है, ये कौन सा है हमारा, ये वाला सी है, अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है। ठीक है, अगल बगल की कौन कौन सी कंट्रीज है, यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं दे रहा है। देखो नाइजर है ऊपर, इधर चाड है, कैमरून है, इधर बेनिन है, टोगो है। तो ये सारी कंट्री है। लेकिन तुम्हें क्या याद रखना है, बेसिकली ये याद रखो ये लैंडलॉक कंट्री नहीं है, ये अटलांटिक ओशियन में मिल रही है। ये मेन चीज़ है, क्योंकि लैंडलॉक पे एक क्वेश्चन पूछा था तुम्हारे CAPF में, ये चीज़ें कॉमन होती है। ठीक है, क्यों, ये देखो लैंडलॉक कंट्री नहीं है, तो इसीलिए शिप से यहाँ से हमारा ऑयल आता है इंडिया की तरफ, इसीलिए स्ट्रैटेजिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लैंडलॉक नहीं है, ये बस याद रख लेना। चलो अब देखते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल। देखो ये भी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है तुम्हारे CAPF के अंदर, क्योंकि मिसाइल से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है आपके अंदर। ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम कुछ आता है तो एक पूरा चार्ट दूंगा जिसके अंदर पूरी मिसाइलें होंगी, वो सारा चार्ट तुम याद कर लेना। न्यूज़ में बेसिकली क्या है, देखो इंडिया नेवी इंडिजीनियस, हमारी सारा इसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो हमारा है, किसके अंदर, हाइपरसोनिक मिसाइल जो अभी हमने टेस्ट करी है। अभी इंडिया ने एक मेडन जो है लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट करा है। कितनी रेंज है, 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर है इस हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज। क्या होती है हाइपरसोनिक मिसाइल, वो भी देखेंगे, अभी थोड़ा सा रुक जाओ। देखो ये पेलोड वगैरह कैरी कर सकती है, यूज ऑल ब्रांचेस ऑफ आर्म फोर्स, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसे हमारी इंडिया की जो भी आर्म फोर्सेज हैं सारी जो है इस मिसाइल को यूज़ कर सकती हैं। ऐसा नहीं है ये सिर्फ आर्मी में रहेगी, ये कोई सी भी जो हमारी आर्म फोर्स है, चाहे वो नेवी हो गई, चाहे वो हमारी एयरफोर्स हो गई, इसको यूज़ कर सकती हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल जो होती है, देखो ये चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ है कि साउंड की स्पीड से 5 गुना ज़्यादा जो स्पीड होती है उसको हम क्या कहते हैं, हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक मैक में इसको मेजर करते हैं, मैक साउंड की स्पीड 5। ठीक है, मैक 5 होती है जो स्पीड, उसको हम क्या कहते हैं, यह है हाइपरसोनिक। कहाँ से टेस्ट की गई, किसने टेस्ट करी, ये देखो उड़ीसा में एक आइलैंड है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, वहां पे टेस्ट की गई, DRDO ने टेस्ट करी। ठीक है, अब थोड़ा सा बेसिक समझ लो टाइप्स ऑफ मिसाइल। ये देखो ये चार्ट है, इस चार्ट को भी याद रखना। देखो मिसाइल हमने 3 पार्ट में डिवाइड करी है, क्योंकि हम सोनिक देख रहे हैं, तो सब सोनिक हो गई, सुपरसोनिक हो गई और एक हाइपरसोनिक हो गई। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर की तरफ नीचे की तरफ जाएंगे, देखो सब सोनिक जो होती है इसकी जो स्पीड होती है, आवाज़ की जो स्पीड होती है उससे कम होती है, सब सोनिक है। ठीक है, कौन कौन सी मिसाइल है, देखो US की याद रखना चाहो रखो, लेकिन इंडिया की जरूर याद रख लेना। पृथ्वी जो है हमारी वो किस में आती है, वो आती है सब सोनिक में। सब सोनिक मतलब कि आवाज़ की जो स्पीड है उससे कम। पृथ्वी जो है ब्लास्टिक मिसाइल है। ठीक है, ब्लास्टिक मिसाइल में आती है, ये हमारी सबसोनिक है। सुपरसोनिक कौन सी है, सुपरसोनिक वो है जो स्पीड उसकी मैक 1 है। ठीक है, लेकिन मैक 5 से कम है, मतलब साउंड की स्पीड से ज़्यादा स्पीड है लेकिन मैक 5 से कम है, वो कौन सी आती है, सुपरसोनिक। ठीक है, अभी देखो ये हो गई सब, हो गई सबसे ज़्यादा, सुपर हो गई, सुपर से ज़्यादा हाइपर हो गई, ऐसे करके तुम याद रखा करो। सब जो है वो लेस देन साउंड है, ये मैक 1 है, ये मैक 5 है। ठीक है, ये याद हो गया। ठीक है, सब सुपरसोनिक में कौन कौन सी मिसाइल आती है, देखो ब्रह्मोस जो है, ये तो यहाँ है ब्रह्मोस, ये किस में आती है, सुपरसोनिक में आती है, लेकिन ये कौन सी क्रूज मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। हाइपरसोनिक में कौन कौन सी आती है, हाइपरसोनिक देखो फास्टर देन क्या है, मैक 5। मैक 5 की स्पीड जिसकी रहती है वो है हाइपरसोनिक। इसमें आती है हमारी सागरिका मिसाइल आ गई और शौर्य मिसाइल आ गई, दोनों वैसे तो एक ही है, सागरिका या शौर्य मिसाइल। ये किस में आती है हमारी, ये आती है हमारी हाइपरसोनिक में। ठीक है, अब एक प्रीवियस ईयर 2022 में क्वेश्चन आ रखा है,
इसको थोड़ा आंसर करने की कोशिश करना। देखो यहाँ पे 3 मिसाइल के नाम दे रखे हैं और आपसे पूछा है कि कौन सी इसमें से क्रूज मिसाइल है। देखो क्रूज मिसाइल में हमें ब्रह्मोस तो पता ही है क्रूज मिसाइल है, ठीक है, तो ब्रह्मोस 2 जिसमें है वो तो हमारा आंसर हो गया ही। अब ये दोनों बच गए, ठीक है। अब हमें देखना है कि अग्नि, देखो हमारा 2 तो है ही, ठीक है। क्रूज मिसाइल पूछा है ना, हमारी जो ब्रह्मोस है क्रूज मिसाइल है, ये दोनों कट गया, धनुष नहीं है। अग्नि बच गया, अग्नि को देखना है। देखो ये सारी अग्नि है, लेकिन ये सारी कौन सी मिसाइल है, ब्लास्टिक मिसाइल है, तो अग्नि भी हमारा नहीं है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा याद रखना और इस चार्ट को थोड़ा सा याद कर लेना। नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए एक पूरा सा वो बना के दूंगा, कौन सी सर्विस टू सर्विस जाती है, कौन सी सर्विस टू स्काई जाती है, कौन सी स्काई टू सरफेस आती है, ये सारी चीज़ें आपके लिए बना के दूंगा, क्योंकि ये पोटेंशियल क्वेश्चन यहाँ से एक हो सकता है, ठीक है। तो इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक ही जगह से ये सारी चीज़ें आपकी हो सकती है। चलो अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। मिस यूनिवर्स 2024, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, और ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है आई होप कि आप में से बहुत सारे बच्चों ने कर लिया होगा। तो मिस यूनिवर्स कौन बनी है 2024 की, डेनमार्क की विक्टोरिया काजेर थेल्विग, ये कौन बनी है, मिस यूनिवर्स बनी है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि ये डेनमार्क से फर्स्ट है, डेनमार्क की पहली है जो मिस यूनिवर्स बनी है। मिस यूनिवर्स का ये जो कंपटीशन है ये कहाँ पे हुआ था, मैक्सिको सिटी में हुआ था। इंडिया से कौन था, इंडिया से थी रिया सिंघा, जो टॉप 30 में आई है, लेकिन अफसोस नहीं बन पाई। बनी कौन है हमारी, विक्टोरिया काजेर थेवलविग, ठीक है। बेसिक्स कुछ पता होने चाहिए, क्या चीज़ है कि ये जो हमारा है ये कौन करवाता है। देखो मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइज करवाता है इस चीज़ को, और ये जो ऑर्गेनाइज है ये जो जॉइंट वेंचर है, अकेला नहीं है। अमेरिकन टीवी नेटवर्क, एनबीसी यूनिवर्सल और टैलेंट एजेंसी आईएमजी ये करवाता है। तो ये याद रखना, तो वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना ये यूएन नहीं करवाता, डब्ल्यूटीओ नहीं करवाता, और जो भी वर्ल्ड लेवल की बॉडी है वो नहीं करवाती ये जो हमारा ये जो कंपटीशन है मिस यूनिवर्स का, इतना याद रखना। इंडिया से कौन कौन बना है, देखो इंडिया से सिर्फ 2 लोग बने हैं। जो हमारी ऐश्वर्या राय है वो नहीं है मिस यूनिवर्स, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं ऐश्वर्या राय भी मिस यूनिवर्स है। देखो ये वो मिस वर्ल्ड थी, मिस यूनिवर्स हमारी सुष्मिता सेन बनी थी 1994 में, और लारा दत्ता 2000 में बनी थी, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना बस। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा देख लो। यहाँ पे बस यही पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉन द मिस यूनिवर्स टाइटल फ्रॉम इंडिया। देखो ये आपके इसके आंसर जो हैं ये दोनों हैं, ये इसका आंसर नहीं है, ये इसका आंसर नहीं है, ए और बी दोनों ही सही आंसर है। यहाँ पे ए और बी देना चाहिए था वैसे मेरे को, लेकिन मैंने ऑल आर करेक्ट लिख दिया, ठीक है। ए और बी आपके आंसर है, सुष्मिता सेन और लारा दत्ता। और आज का लास्ट जो है वो है थाई सैकब्रूड वायरस। क्या चीज़ है ये बेसिकली, देखो हनी बी की क्या वैल्यू होती है, पहले आप थोड़ा सा इसको समझ लो, थोड़ा सा 1 मिनट और लगेगा। बी की वैल्यू क्या होती है बेसिकली, देखो जो बीज होती है ना वो पॉलिनेटर का काम करती है। अगर पॉलिनेशन होगा तभी तो फ्रूट्स आएंगे, तभी तो हमारी फसलें उगेंगी। अगर पॉलिनेशन ही होना बंद हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें होंगी कैसे, ठीक है। तो हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए जो मधुमक्खियाँ हैं उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन कुछ वायरस है, जैसे विंग वायरस हो गया, ब्लैक क्वीन वायरस हो गया, ठीक है। ये वायरस क्या कर रहे हैं कि जो पॉलिनेटर्स है इसको धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। यही सारी चीज़ यहाँ पे बताई गई है। और यहाँ पे ये बहुत बड़ा आर्टिकल था, लेकिन सीएपीएफ के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि सीएपीएफ में जो साइंस के क्वेश्चन आते हैं वो मैक्सिमम आपके एनसीईआरटी से आते हैं, मैक्सिमम आपकी एनसीईआरटी से आते हैं। जो बहुत टिपिकल क्वेश्चन है वो नहीं आते, सिंपल क्वेश्चन आते हैं। न्यूज़पेपर से अगर आ गए तो नाम वगैरह आते हैं, ठीक है। थाई सैकब्रूड वायरस किससे रिलेटेड है, आपको पता है ये मधुमक्खी से रिलेटेड है, इंडिया के अंदर है, इसीलिए यहाँ पे लिखना पड़ा। एशियाटिक हनी बी है जो साउथ इंडिया के अंदर पाई जाती है। ये वायरस आ गया था जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन थोड़ी खतरे में आ गई थी, ठीक है। इसीलिए ये जो डिजीज है, वायरस है, इसको यहाँ पे लाना पड़ा आपको बताने के लिए कि ये वायरस बी से रिलेटेड है, साउथ इंडिया में हमारा ये वायरस आया था, ठीक है। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। और यस, अगर आपको उसमें प्रॉब्लम होती है जो हमारा आर्ग्यूमेंट्स होता है, तो देखो द लर्नर्स की इस पे जाओ, यहाँ पे तुम्हारा जो आर्ग्यूमेंट वाला जो है ना फोबिया, वो दूर हो जाएगा। कैसे दूर हो जाएगा, देखो यहाँ पे सारी चीज़ें एकदम उसी वे में दे रखी है जैसे तुम्हें एग्जाम में लिखनी है। ये वाला देखो,
ऐसे कंटेंट और ये वाला ऐसे कंटेंट भी देखना चाहो तो बहुत अच्छा है ये भी, लेकिन आर्ग्यूमेंट राइटिंग यहाँ से कर लेना। देखो बुलडोजर जस्टिस के ऊपर ये दे रखा है, देखो फोन में तुम्हारे ऐसे ही खुलेगा। ये हो गया तुम्हारा कि फेवर में, अगर तुम्हें फेवर में बोलना पड़े बुलडोजर जस्टिस के तो कैसे बोलोगे, क्या चीज़ होगा, क्या चीज़ लिखोगे वहाँ पे तुम, तो ये सारा चीज़ें वहाँ पे दे रखा है। क्योंकि बुलडोजर जस्टिस ऐसा नहीं है कि वो जो स्टेट जो है वो अक्यूज को गिरा रही है, वो कह रही है हम एनक्रोचमेंट हटा रहे हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव में भी लिखा जा सकता है, उसके अगेंस्ट में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल क्वेश्चन है कि जो तुम्हारे इसके अंदर आ जाए CAPF के पेपर 2 के अंदर। तो तुम क्या करना कि वहाँ से थोड़ा आर्ग्यूमेंट राइटिंग देख लेना, ठीक है। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन। कल फिर मिलते हैं।